वेलकम टू स्टडी सी। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का पार्ट 2 है ये, जिसमें भौतिक विज्ञान का पार्ट फर्स्ट हमने कल अपलोड कर दिया था हमारे चैनल स्टडी सी पर। तो आप वहाँ से स्टडी सी हमारे चैनल पर जाकर आप वहाँ से पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं भौतिक विज्ञान का। और ये एक वीडियो सीरीज़ है, विज्ञान के जितने भी जो क्वेश्चंस हैं उन सभी की ये सीरीज़ है। और हमारे चैनल का नाम है स्टडी सी। तो आप स्टडी सी को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जो आने वाली जो ये साइंस से रिलेटेड जो सीरीज़ बन रही है उसमें आपका कंपटीशन एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, जो भी क्यूस एग्ज़ाम्स हैं आने वाले एग्ज़ाम से उनसे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और हम ये क्वेश्चन है जो साइंस के, ये एक भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका इससे बाहर होगा, क्योंकि ये सीरीज छोटी नहीं होगी, बहुत दिनों तक चलने वाली है। इस सीरीज में सारे जो विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम इस सीरीज़ के अंदर लेकर आएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल स्टडी सी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम आने वाली जो वीडियो है जो हम अपलोड करेंगे, आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ अधिक देर न करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब कोई वास्तविक वस्तु है उसका आभासी प्रतिबिंब है वो कब बनता है? तो आपको इसका राइट आंसर देना है। ये सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन हैं, उन सभी को मैं क्विज के द्वारा सबको सरल करवाऊंगा। एक भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत हो। इसलिए आप हमारी इस वीडियो की सीरीज़ के साथ और हमारे चैनल के साथ बने रहें, ताकि साइंस से रिलेटेड आपका कोई भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? कब बनता है तो ये इसका राइट आंसर होगा समतल दर्पण से। समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु होती है उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चंस का आंसर दें, और लास्ट में जितने भी जो आपके क्वेश्चन राइट हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में देखकर ज़रूर बताएं, ताकि आपको भी मालूम चले कि हमारे जो 100 क्वेश्चंस है उनमें से कितना हमारा स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, कि जो वस्तु होती है उसका वास्तविक तथा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा समतल व उत्तल। समतल व उत्तल दर्पण ऐसे हैं जो वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर होता है उल्टा। इसकी जो वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो उल्टा होता है। इसकी जो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो उल्टा होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये मोस्ट क्वेश्चंस है, ये कन्फ्यूजन क्वेश्चंस है जो हमें कंफ्यूज करते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को एक पीडीएफ के द्वारा अगर आप देखना चाहते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को फिर से हल करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण। इन दोनों से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। जो वस्तु हमें दिखाई देती है उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, उत्तल व अवतल दोनों दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, पर जो प्रकाश का परावर्तन है वो नियम क्या कहता है? उस नियम के अनुसार इनमें से कौन सी बात सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ये हमेशा आप याद रखना कि जो प्रकाश का परावर्तन का नियम है वो ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो हमेशा बराबर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सीधा और आभासी होगा। इसका जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा और आभासी होगा।
समतल दर्पण का प्रतिबिंब, यह आपको मालूम होना चाहिए। ये दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है जिनमें सीधा, आभासी, उल्टा, ये सारे के सारे कन्फ्यूजन है। तो आप इन कन्फ्यूजन को इन क्विज के द्वारा सरल कर सकते हैं, आप इन कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका करता है। परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है। तो आइरिस या परितारिका, एक कोई भी ऑप्शन में हो तो इनमें से एक होगा। ये परितारिका या आइरिस एक ही चीज़ होती है। तो परितारिका है जो आँख में जो हमारा जो प्रकाश आता है इसको नियंत्रित करता है, क्योंकि अधिक जाने से, अगर आँख में प्रकाश अधिक जाए तो आँख में नुकसान होता है, जिस कारण ये परितारिका लगी होती है जो हमारे प्रकाश को नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के अवयव है। तो परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, ये दोनों के दोनों परमाणु नाभिक के अवयव है। तो राइट आंसर सी हो गया इसका। परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण है। तो आपको बताना है कि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा हो और आकार है वो वस्तु के बराबर हो तो कौन सा दर्पण होगा? तो इसका राइट आंसर होगा समतल दर्पण होगा। वो राइट आंसर इसका क्या होगा? समतल दर्पण होगा, जिसमें हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है, और वो आकार है जो वस्तु के बराबर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, इसका राइट आंसर होगा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए कोई प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो इसमें राइट आंसर है मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता लेंस बनाने के लिए, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, या कोई अन्य होती है? तो इसका राइट आंसर है धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता है वो हमेशा की क्या होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। यह आपको मालूम है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर ज़्यादा एसआई मात्रक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, तो आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो इसका राइट आंसर है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर। यह आपको मालूम होना चाहिए। जितने भी एसआई मात्रक है उन सभी का हमने इस वीडियो के अंदर जिक्र किया है। तो आप जो ये हमारी सीरीज चल रही है उससे देखें, ताकि आपका साइंस से रिलेटेड हर क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन बनाए गए हैं, और ये सीरीज चलती रहेगी ऐसे और बेसिक भी बताया जाएगा। अगर आप साइंस है इसके अंदर आपको बेसिक भी जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी का आपको वीडियो के द्वारा आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई हमेशा कम दिखती है। उसका तल है वो तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक में तल वो उठा हुआ नहीं होता है, वो अपवर्तन है। अपवर्तन के कारण उसका तल है वो उठा हुआ दिखाई देता है, उसकी गहराई हमें कम दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका भी क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? अपवर्तन ही है, जिसमें अगर हम पानी में अगर कोई छड़ी डालते हैं या हम हमारा पैर डालते हैं तो हमारा पैर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, वो छड़ी हमें टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि अपवर्तन के कारण ये सारी चीज़ें होती है। उसमें तल उठा हुआ दिखाई देता है, उसकी पैर मुड़ा हुआ या जो छड़ डाली है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसे दर्पण का क्या कहा जाता है?
इसका राइट आंसर होगा द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई है उसको द्वारक कहा जाता है। दर्पण का क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किए जाते हैं? तो कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर के अंदर? तो इसका जो राइट आंसर है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। जो रोगी होते हैं उनमें नाक, कान, गले की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अवतल दर्पण। डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नाक, कान, गले इन सभी की जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा का अपवर्तनांक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना है? तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2.42 है। 2.42 ये इसका अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मोटर गाड़ी के चालक के समान सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण लगा होता है? इसमें एक क्वेश्चन ये है कि मोटर गाड़ी है उसमें जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लगा होता है। मोटर गाड़ी के जो दर्पण है जिसमें पीछे की तरफ जो आने वाली जो गाड़ी है उनको देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है हमें? तो जो इसका राइट आंसर होगा संश्रित प्रकाश पुंज की होती है। संश्रित प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र को रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जो नेत्र है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? सीधा या आभासी होता है, या वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, या आभासी और उल्टा होता है? जो हमारी आंख है अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर कैसे बनेगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा। वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा, यह आपको मालूम होना चाहिए। जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है तो इसका राइट आंसर है सिलियरी पेशियों द्वारा। सिलियरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस समायोजन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किसी नेत्र का निकटतम बिंदु है। तो किसी नेत्र का निकटतम बिंदु है 25 सेमी। हम किसी भी वस्तु को 25 सेमी तक की दूरी तक अगर हम देखें तो हमारी आंखों के लिए वो लाभदायक है। अगर 25 सेमी से कम दूरी की जाए तो वो हमारी आंखों पे प्रभाव पड़ेगा। वो हमें या तो साफ दिखाई नहीं देगी या फिर हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाएगा। तो किसी भी वस्तु को हमें देखने के लिए कम से कम 25 सेमी की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली है वो किस प्रकार कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर है परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। आँख की पुतली हमेशा किस प्रकार के कार्य करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। सामान्य मानव है उस नेत्र का दूर बिंदु होता है तो इसका राइट आंसर होगा 25 सेमी पर होता है। 25 सेमी पर सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा का जो ये पर्दे होते हैं इसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका जो राइट आंसर वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वो हमेशा क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ये तो आपको भी मालूम है क्योंकि सिनेमा का पर्दा है उसमें हम कोई भी फिल्म या मूवी कुछ भी देखते हैं तो उसमें हमें एकदम सही रूप से सही ढंग से दिखाई देता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन सा रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर है लाल रंग। लाल रंग है जो खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर है ऊर्जा का। किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन का। विद्युत बल्ब है, इसका फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। जो निकट दृष्टि दोष है अगर किसी व्यक्ति को, तो उस चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि के लिए हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसके चश्मे में अवतल लेंस लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, कौन सा लेंस लगा होता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तल लेंस। जिसकी दीर्घ दृष्टि दोष है उस व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा छोटा होता है। अगर प्रकाश अगर हमारी आंखों में तेज रूप से आ रहा है तो उसमें पुतली का आकार हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। यह आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि वाली आंखें वो साफ साफ देख सकती है, किस चीज़ को साफ साफ देख सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा दूर की वस्तुओं को। वो पास की वस्तुओं को साफ दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन वो दूर की वस्तुओं को बिल्कुल साफ देख सकते हैं। अगर दूरदृष्टि दोष है तो उसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, और अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। और दूर दृष्टि में दूर की साफ तथा निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। यह आपको मालूम होना चाहिए। ये दृष्टि दोष है, ये थोड़ी सी उल्टे टाइप है, तो इनका क्या है? कन्फ्यूजन बना रहता है। इसलिए हमने इस वीडियो के अंदर सारे जो ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है उन सभी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे कहते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु है जो प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है वो है अंध बिंदु। अंध बिंदु है जो प्रकाश के लिए बिल्कुल भी सुग्राही नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव नेत्र में होता है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है हमेशा। इसका भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ये सबको मालूम है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य है उसका रंग हमेशा क्या होता है? लाल होता है, हमें लाल दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय और स्वाभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? वास्तविक जो सूर्यास्त होता है और जो आभासी सूर्यास्त के बीच, वास्तविक एक तो एक्चुअल में सूर्यास्त हो जाता है और एक हमें आभास होता है कि सूर्योदय हो गया है। इन दोनों के बीच में कितना अंतर होता है यह आपको मालूम होना चाहिए। इसका राइट आंसर है 2 मिनट होता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? धनुष है वो किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो इसका राइट आंसर है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये क्या है? एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है इंद्रधनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है?
अगर कोई वायुयान है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उससे अगर आकाश को देखा जाए तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? उसका रंग काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। और वायुमंडल नहीं होने के कारण आकाश हमेशा क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज़रूर जाएं और इस पीडीएफ को ज़रूर देखें। और इस पीडीएफ में कोई भी आंसर नहीं लगाया हुआ है, किसी भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, ताकि आप अगर क्वेश्चंस करो तो आपको पता न चले कि इसका आंसर क्या है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाओगे तो आप इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस अगर आप फिर से निकालोगे तो आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा और इनसे क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चंस में लगे कि इस क्वेश्चंस का हमें मालूम नहीं इसका आंसर का, तो आप वीडियो में आए, वीडियो में आकर उसका उत्तर देख सकते हैं। इससे आपका जो साइंस है उसके क्वेश्चंस हैं वो मजबूत होंगे, क्योंकि साइंस अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी में उतना हमारा मन नहीं करता, लेकिन अगर हम उसको क्विज के रूप में सरल करें तो हमारा एक तो अधिक कवर हो जाता है। कवर साइंस में जितने भी जो भौतिक विज्ञान है इसमें 2-3 वीडियो के अंदर ही भौतिक विज्ञान है ये कवर हो जाएगा। और दूसरी बात, एक हमारा मन लगा रहता है इसके अंदर। तो आप ज़रूर इन वीडियोस को देखें, इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। अगर आपका मन करता है कि हम थ्योरी के रूप में इसका पूरा विस्तार से आपको पढ़ाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। हमारी किसी भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रेटिना पर पड़ता है। हमारी वस्तु का प्रतिबिंब है वो हमेशा रेटिना पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है तो इसका राइट आंसर है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला है। ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है दिष्ट धारा, डीसी। हमें जो डायनेमा है इससे डीसी प्राप्त होती है। और जो हमारे घरों में बिजली आती है वो कौन सी धारा होती है? वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसे कहते हैं एसी। ये धारा दो प्रकार की होती है, एक तो डीसी होती है, एक एसी होती है। डीसी है दिष्ट धारा और एसी है प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक मोटर में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? जो व्यावसायिक मोटर है उसमें किस प्रकार का चुंबक का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है मोटरों में। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? जिनमें क्या है, मानव के ऐसे दो महत्वपूर्ण अंग बताने या भाग बताने हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना बहुत ही अनिवार्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हृदय तथा मस्तिष्क। इनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है, तभी ये एक भली भांति अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाते हैं। मानव के ये दो महत्वपूर्ण भाग है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। मोस्ट क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार की छड़ का प्रयोग किया जाता है? विद्युत की चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार की छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नरम लोहे। नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। किस पदार्थ की छड़ का प्रयोग किया जाता है? नरम लोहे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है फैराडे ने की थी। इसका राइट आंसर है फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन किसी को भाई को ऐसा लग रहा हो कि ये क्वेश्चन बेस्ट नहीं है तो वीडियो की सीरीज है, इसमें सारे क्वेश्चन डाले गए हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो छोड़ नहीं सकते। जिस कारण अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप आने वाले जो पार्ट्स हैं उनके वीडियो ज़रूर देखना, ताकि जो इनका लेवल बढ़ेगा।
क्योंकि ये एक इजी लेवल से स्टार्ट किया गया है, ना कि टफ लेवल से। क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले हर प्रकार के, हर टाइप के स्टूडेंट्स होते, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये इस प्रकार से इन सीरीज़ को निकाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारे कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। जितने भी आप, अगर 100 क्वेश्चन हमने इस पीडीएफ के अंदर या इस वीडियो के अंदर डाले, अगर आप 100 क्वेश्चन देखते हैं तो 100, 50, जितने भी आप क्वेश्चन में वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में, उन सभी का हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमने इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन राइट किए, ताकि आपको भी पता चले और हमको भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स का आईक्यू क्या है, जिससे हम उस वीडियो का, उस लेवल का वीडियो बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम है जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पेशी ऊर्जा। पेशी ऊर्जा, अगर हम शरीर के द्वारा, हमारा जो शरीर है इसमें अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसमें हमें पेशी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊर्जा के सभी रूपों में अंततः स्रोत किसे माना जाता है, तो अंततः स्रोत किसे माना जाता है, सूर्य को माना जाता है। ऊर्जा के सभी रूपों में ऊर्जा का अगर हम स्रोत लेकर चलें तो सूर्य एक ऐसा स्रोत है जिससे हम सूर्य को उपयोग करते हैं, जो ऊर्जा को उपयोग करते हैं सूर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा है, इनमें से कौन सी एक नवीनीकरणीय ऊर्जा है, तो इसका राइट आंसर होगा पेट्रोल। पेट्रोल एक नवीनीकरणीय ऊर्जा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है वो है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है पवनों का देश। डेनमार्क को कहा जाता है, पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सौर सेल बनाने के लिए, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपकी नींव को बढ़ा रहे हैं। अगर आपको इनका क्वेश्चंस का मालूम होगा तो आप आगे के क्वेश्चन में भी बिल्कुल मात नहीं खाएंगे। अगर आप डायरेक्ट अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखोगे तो आपका मन नहीं करेगा, इसलिए आप छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करें। आप पहले अगर हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो पहले हम उसे धीरे धीरे करते हैं, ऐसे नहीं कि पूरे एक दिन में उसको हमने पूरा कर लिया, ऐसे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सौर सेल ऊर्जा की किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, कि सौर सेल है वो सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, तो कौन सी में रूपांतरित करते हैं आपको मालूम होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। किसका उपयोग खाना पकाने के रूप में नहीं किया जाता है, आपको बताना है। वीडियो को पॉज करके बताना है, किसी तरह से भी आपको बताना है, मेरे से पहले बताना है। मेरे बताने के बाद बता दिए तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आप मेरे से पहले बताओगे और राइट आंसर दोगे तभी आप माने जाओगे। तो इसका राइट आंसर है सीएनजी। सीएनजी गैस है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के अंगक में इसमें कौन है। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, तो इनमें से कौन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरित लवक। हरित लवक है जो प्रकाश संश्लेषी के अंगक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक कौन है, सबको मालूम है, कार्य का मात्रक जूल है।
कार्य का मात्रक जूल है। सारे मात्रक, सारी साइंस के सब कुछ आपको इस वीडियो सीरीज में मिलेंगे क्विज के रूप में, वो भी क्विज के रूप में। सोच के समझ के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई दूरी की, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, पारसेक इकाई है, पारसेक इकाई है, इसका राइट आंसर क्या है? दूरी का। ये भी क्या है? दूरी का। पारसेक किसकी है? दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है? तो समय है, उसमें कौन सा मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष है जो समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमा, ये दोनों के दोनों समय, मिनट, सुई, ये जितने भी घंटा है सारे के सारे ये समय के मात्रक है, लेकिन ये प्रकाश वर्ष है, ये समय का मात्रक नहीं है। मोस्ट क्वेश्चन है। मोस्ट क्वेश्चन का मतलब होता है कि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर इन क्वेश्चनों पे गौर करना। वैसे तो सारे मोस्ट क्वेश्चन ही हैं, वैसे थोड़ी है ना आने वाले लेके आएंगे। अब दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको क्वेश्चन अगर आप थ्योरी से पढ़ोगे तो इतना याद नहीं होगा जितना आप अगर क्विज से सरल करोगे। क्विज से सरल करोगे, करने का मजा ही कुछ और है। नेक्स्ट की बात क्वेश्चन हमारा ये कि ज्योति का तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैंडेला। कैंडेला ज्योति की तीव्रता का मात्रक है, कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। ये तो मेरे को मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। ये भी इसका मालूम होना चाहिए। मेरे को भी इन क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाते हुए बहुत समय लगता है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी इन क्वेश्चंस की सीरीज़ को ज़रूर देखें ताकि आपको फ़ायदा हो। आप ही के लिए सब कुछ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, खाद्य ऊर्जा में हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई के रूप में माप सकते हैं? ऊर्जा में माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विद्युत मात्रा, विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई है। ये सॉरी मात्रा गलत है, यहाँ पे धारा है, गलती से टाइप हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई की जो पद्धति है इसमें शक्ति की इकाई क्या है? जो इसमें शक्ति की इकाई है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? अब ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि एम्पियर है, हम घरों में भी उपयोग करते हैं। क्या मान नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा करंट को। करंट होता है, विद्युत में क्या होता है? करंट। करंट होता है, उसको मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बल। बल है। राइट आंसर क्या है? बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान है जो एक सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अदिश राशि है, इनमें से अदिश राशि कौन सी है? तो आपको बताना है ऊर्जा। ऊर्जा ही क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? इनमें भी आपको मान बताओ। तो इनमें इसका राइट आंसर है संवेग। संवेग एक क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? राइट आंसर है इसका बी, द्रव्यमान। इसका राइट आंसर क्या है? बी, द्रव्यमान है जो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में भौतिक राशि प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये तो आपको मालूम होना चाहिए, रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट है संवेग संरक्षण।
रॉकेट हमेशा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है न्यूटन। न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है उन सभी का जो प्रतिपादन है वो न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है तो इसका राइट आंसर है दाब की। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्यूसेक से क्या नापा जाता है? क्यूसेक से क्या नापा जाता है? क्यूसेक से जल के बहाव को नापा जाता है। जल के बहाव को नापा जाता है क्यूसेक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टील। स्टील है जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चलाता है। वह कौन सा पिंड है जो हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, इसके केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा पिंड है जो हमारी धरती है, जो पृथ्वी है, उसके केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1/6। 1/6 है जो गुरुत्वाकर्षण है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा प्लावन का नियम। प्लावन का नियम है जो आर्किमिडीज का नियम के संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्यानता की इकाई है। श्यानता की इकाई है तो श्यानता की इकाई है प्वाइज। श्यानता की इकाई क्या है? वो है प्वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूध से करीब निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से करीब निकालने में कौन सा बल लगता है? इसका राइट आंसर है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल लगता है। दूध से करीब निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में जो हमारी घड़ी होती है उसमें चाबी भरी जाती है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर है स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, अगर आपकी समझ में नहीं आए तो जो हमारी घड़ी होती है जिसमें अलार्म वाली घड़ी होती है, सुबह हम जो 5 o'clock अगर उठते हैं जल्दी तो उसमें हम क्या करते हैं? अलार्म लगाते हैं। तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। बाहर का ज़माना चेंज है क्योंकि अभी हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है? सूर्य में ऊर्जा है वो किस कारण से उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। वायुमंडल में ये जो बादल तैरते हैं ये क्यों तैरते हैं? किसके कारण तैरते हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है घनत्व। घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं। इसका भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? अगर हम किसी वस्तु है उसका मात्रा बदल दी जाए तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहेगा? उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, या द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, या उसका भार अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका राइट आंसर है उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की अगर हम किसी भी वस्तु है उसकी अगर मात्रा को बदल दें तो उसका घनत्व हमेशा समान रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में जब हम तैरते हैं तो उसमें न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? तो न्यूटन का इसके अंदर नियम लगता है तृतीय नियम। तृतीय नियम लगता है। जल में अगर हम तैरते हैं तो उसमें तीसरा नियम लगता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या है ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए कि तीसरा नियम तो लगता है, वो है क्या? कि अगर किसी वस्तु को, मैं एक शॉर्टकट परिभाषा आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, कि अगर किसी वस्तु को आगे बढ़ने के लिए अगर पीछे की तरफ बल लगाना पड़ता है,
जैसे हम अगर तैरते हैं, अगर हमें तैरने के लिए आगे बढ़ना है तो हमें पानी को पीछे खिसकाना पड़ता है एक तेज गति से, तभी हम आगे तैर पाते हैं। तो वही न्यूटन का तीसरा नियम है। जैसे हम रॉकेट है, रॉकेट जब उड़ती है तो पीछे की तरफ बहुत मतलब अपना बल है वो पीछे की तरफ लगाती है, जिस कारण वो आगे की तरफ उड़ पाती है। यही है न्यूटन का तीसरा नियम। तो तृतीय नियम, अब आपका तृतीय नियम से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए न्यूटन से, कि अगर आपके उदाहरण आए तो आप ये देखना कि वो उसका बल है वो किस तरफ लग रहा है। अगर पीछे की तरफ बल अगर आगे की तरफ चल रही है तो इसका मतलब वो न्यूटन का कौन सा नियम है, तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा इसका आयतन। ये क्या है? सदिश राशि नहीं है। एंगस्ट्रम क्या तापता है, क्या मापता है, सॉरी एंगस्ट्रम है वो क्या मापता है? तो इसका राइट आंसर है तरंग दैर्घ्य मापता है। जो ये अंगस्ट्रम है, ये अंगस्ट्रम है, ये तरंग दैर्घ्य को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? बर्फ के दो टुकड़े लिए उनको आपस में घिसा तो उनको पिघला दिया था, किस वैज्ञानिक ने? तो इसका राइट आंसर होगा डेवी। डेवी है जिसने बर्फ के दो टुकड़े लिए उनको आपस में घिसा, जिसके कारण उनमें क्या हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिस कारण वो आपस में पिघल गए। तो डेवी ने इस सर्वप्रथम इसका प्रयोग डेवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिस कार्य में बदला जा सकता है, जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा, इसे किसी भी कार्य में बदला जा सकता है? तो इस प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण है वो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है वो दिया था रामफोर्ड ने। रामफोर्ड ने दिया था इसका, इस चीज़ का प्रत्यक्ष कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती नहीं है, इस परिघटना का क्या कारण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, और वो भी क्वेश्चन लिए गए हैं जो क्वेश्चन आगे जो आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे, एनटीपीसी, इन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उन सभी के लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और पीछे भी क्वेश्चन ये आए हुए हैं। तो आप इनको ज़रूर, इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की जो सुई बनी होती है वो पानी पर कभी नहीं तैरती, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर होगा पेट्रोल। पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है, पेट्रोल का घनत्व हमेशा सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर है वो कितने वोट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 746 वोट के बराबर होता है। 746 वोट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली जो प्रमेय है वो किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है बर्नौली प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? अगर बर्फ है हमारे पास, उस पर अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा उसका गलनांक, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर है उसका गलनांक है वो घट जाएगा। बर्फ पे अगर हम किसी बर्फ पे दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक है वो घट जाएगा। ये आज के वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस का जिक्र किया। हम प्रत्येक पार्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें प्रत्येक में 100 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ये एक वीडियो की सीरीज़ बनेगी जिसमें साइंस के सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर आप साइंस को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, दिमाग से नहीं, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल स्टडी सीए को ज़रूर लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो ये आने वाली सीरीज़ है, बाकी इसमें साइंस से नहीं, अगर हमारे करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स, क्योंकि रोज़ करंट अफेयर्स देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मंथली करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
ताकि जीके से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, चाहे वो साइंस हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी अगर आपका जीके से मैटर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने स्टडी सी को सब्सक्राइब किया है तो। हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लाने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।